हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुणा वाजपेयी आपको आज बीएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के फर्स्ट यूनिट से वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल में ज्ञान और कला कौशल इसके क्षेत्र में विकास के साथ साथ पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों का विकास होता रहा है। वैदिक काल शिक्षा में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसी कारण इसको ब्राह्मणीय शिक्षा तथा हिंदू शिक्षा की भी नाम से जानते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ था कि वेदों के अनुसार शिक्षा अर्थात विद्या की प्राप्ति। वेदों के आधार पर शिक्षा ज्ञान, आत्मा तथा ब्रह्म की खोज है। शिक्षा का उद्देश्य था आत्मानुभूति और आत्मबोध। वेदों के समस्त ज्ञान का कोश इसको माना गया। वेदों में शिक्षा को मोक्ष का साधन भी माना गया। कहा गया सा विद्या या विमुक्तये। प्राचीन शिक्षा का उदय वेदों से हुआ है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने गए हैं। और वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार की विद्या परा और अपरा में विभाजित किया गया है। परा विद्या का अर्थ है कर्म व उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसका बोध कराना, और अपरा का अर्थ है समाज विद्या अर्थात उसके भौतिक स्वरूप से है। भारत की शिक्षा प्रणाली में वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा प्रणालियाँ अपने अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों से बहुत प्रभावित थी। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है धर्म, सत्य और नैतिकता का विकास करना, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना तथा व्यक्ति को समाजोपयोगी नागरिक बनाना। वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था तो उस समय मौखिक शिक्षा प्रणाली कंठस्थ पर आधारित थी, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, गुरुकुल प्रणाली थी और ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र जो है, शिष्य है, वो गुरुकुल में जा कर के अपनी उच्च शिक्षा गुरु के साथ में रहकर प्राप्त करता था। और वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा जो थी ये घर में ही होती थी, परिवार में ही होती थी। और 5 वर्ष की आयु में एक शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से आरंभ हो जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए उसको गुरुकुल में जा कर के वहाँ पर शिक्षा लेनी होती थी। गुरुकुल में जो उच्च शिक्षा की प्रवेश की आयु थी ये उस समय वर्ण के अनुसार ही निर्धारित थी, क्योंकि ब्राह्मण की आयु 8 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु में क्षत्रिय को प्रवेश मिलता था और 12 वर्ष की आयु में वैश्य के बच्चों का प्रवेश होता था। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बालक गुरुकुल में जाता था तब उस समय उपनयन संस्कार होता था, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के समय विद्यारंभ संस्कार होता था और उच्च शिक्षा के समय उपनयन संस्कार होता था। और इसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनके आधार पर ही था। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या सब सिखाई जाती थी। और
प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, गणना, इन सब का सामान्य ज्ञान, धार्मिक क्रियाओं के का भी प्रशिक्षण था। और उच्च स्तर की जो पाठ्यचर्या थी उसमें सामान्य स्तर में संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म और नीति की शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल की व्यवस्था तथा गुरु की सेवा भी थी। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो वैदिक काल में शिक्षण कार्य सामान्यतः मौखिक ही था और प्रश्नोत्तर है, शंका समाधान है, व्याख्यान, वाद विवाद के द्वारा शंकाओं का समाधान कर दिया जाता था। प्रारंभिक स्तर पर वैदिक काल की जो शिक्षा थी वो अनुकरण और आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इन्हीं विधियों का ही प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं शिक्षक और अनुशासन की। तो वैदिक काल में गुरु शिक्षक होता था और गुरु का कठोर अनुशासन होता था, क्योंकि बालक गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु का उच्च सामाजिक सम्मान होता था, कठोर अनुशासन और संयमित जीवन होता था और उस समय शिक्षा निःशुल्क थी। बालक जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था उसके बाद वो अपनी यथा योग्यता के अनुसार ही वो गुरु दक्षिणा देता था। अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। तो बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? दुख से मुक्ति पाना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इस काल में शिक्षा जो है मठों और विहारों में दी जाती थी, जबकि वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल, ऋषि आश्रम वगैरह में दी जाती थी और बौद्ध काल में मठ और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा ज्ञान का पर्याय न होके बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में स्वीकार की जाने लगी और बौद्ध काल में ही जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था दुख से मुक्ति पाना, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति करना, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, अहिंसा, करुणा और समता का प्रचार करना और तर्कशीलता का विकास करना। तो इस तरह से बौद्ध काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था ज्ञान का विकास। ज्ञान क्या था? बौद्ध धर्म और दर्शन में 4 सत्यों पर बल दिया गया था। सबसे पहला सत्य कि ये जो संसार है ये दुखमय है, इन दुखों का निवारण संभव है और इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप नहीं बल्कि मनुष्य मात्र का कल्याण करना आवश्यक है। सामाजिक आचरण की शिक्षा दी जाती थी, मानव संस्कृति का संरक्षण और विकास होता था। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो बौद्ध काल में भी जो शिक्षण की, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा प्रक्रिया की, प्रोसेस कैसे शुरू होता है। जैसे कि वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार प्रारंभिक स्तर पर होता था और उच्च स्तर पर उपनयन संस्कार होता था। उसी प्रकार बौद्ध काल में भी विद्या शुरू करने के पहले प्रव्रज्या संस्कार होता था। प्रव्रज्या का अर्थ होता है शिक्षा के लिए घर से जाना। इसमें मठ का जो भिक्षु होता था, जो शिक्षक है उसको भिक्षु कहा जाता था और शिक्षार्थी को भिक्षुक कहा जाता था। तो जो मठ का मुखिया यानी कि जो भिक्षु होता था, जिसको वैदिक काल में गुरु कहा गया है, वो इस संस्कार को संपन्न करवाता था। बालक का सिर मुंडवा करके उसको पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर छात्र जो होता था वो शरण त्रयी लेता था। शरण त्रयी क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 चीज़ों का यानी कि इसको शरण त्रयी कहा गया है। और 8 वर्ष के बालक का प्रव्रज्या संस्कार होता था।
प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। जैसे कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था उच्च शिक्षा के लिए और वो शिष्य कहलाता था। इसमें सामनेर कहलाता है जब उसका प्रव्रज्या संस्कार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा है इसका पाठ्यक्रम क्या था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम लोग को वहाँ पर उस टाइम पे त्रिपिटक पढ़ाया जाता था। त्रिपिटक में 3 चीज़ें होती थीं, विनय, सुत्त और अभिधम्म। इसके साथ साथ तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, गणित, व्याकरण और विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाती थीं। अब बात करते हैं कि शिक्षण विधि क्या होती थी। तो वही शिक्षण विधि थी वाद विवाद, तर्क, व्याख्यान विधि और समूह चर्चा। जैसा कि वैदिक काल में भी ये तर्क, वाद विवाद और मंत्रों को कंठस्थ करना होता था, तो बौद्ध काल में भी वाद विवाद और तर्क, व्याख्यान विधि और समूह चर्चा के आधार पर शिक्षण विधियाँ उस समय थी। कोई भी प्रिंटिंग चीज़ें नहीं प्राप्त होती थी उस टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख शिक्षा केंद्र क्या थे। जैसे कि वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे गुरुकुल, ऋषि आश्रम। इसी तरह बौद्ध काल में भी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब शिक्षा के केंद्र थे। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा की। मध्यकालीन शिक्षा, जिसको कि मुस्लिम एजुकेशन के नाम से जानते हैं, मिडिवल पीरियड की शिक्षा है। तो बौद्ध युग में भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह से प्रभावित थी। जब हमारे भारत में बौद्ध धर्म खूब फल फूल रहा था, उसी समय अरब देशों के इस्लाम जो है वो भी अपना प्रगति कर रहा था। इस्लामिक राजा और शासकों ने हमारे भारत की संपन्नता के बारे में सुना था, इसलिए वो भारत के प्रति न केवल आकर्षित हुए और लालायित भी हुए। इस्लाम धर्म के अनुयायी शासक भारत की अपार धन संपत्ति को लूटकर ले जाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से ही मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भारत पर आक्रमण किया। बौद्ध युग के समय मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे और 1000 ईस्वी तक लगभग महमूद गजनवी के आक्रमण ने भारत में तो आग ही लगा दी। गजनवी ने भारत को 17 बार लूटा, 17 टाइम्स, और फिर वो भारत आ गया और धन संपत्ति लूट कर चला जाता था। तो इस तरह से 1192 से प्रारंभ हुआ मध्यकाल और 1707 तक मध्यकाल रहा। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मध्यकालीन शिक्षा में भी मुस्लिम शासकों के जो भारतीयों के विरोधी दृष्टिकोण थे, उनका उद्देश्य था कि संपूर्ण मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श होने चाहिए। इस्लाम धर्म के कारण सभी मुसलमान शासक शिक्षा के कुछ उद्देश्य और आदर्श भी निर्धारित किए गए थे। इसमें सबसे पहला था ज्ञान का प्रसार करना। तो ज्ञान का प्रसार करने के लिए वो इस्लाम धर्म को उसका माध्यम बनाते थे और उसके द्वारा वो ज्ञान का प्रसार करते थे। मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो था इस्लामी धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लामी राज्य का विस्तार करना और शरीयत यानी कि इस्लामी कानून का भी प्रसार करना था। और वैदिक और बौद्ध काल की तरह चरित्र का निर्माण, भौतिक सुख और चरित्र का निर्माण करना था, परंतु मुस्लिम काल में भौतिक सुख और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना भी एक मुख्य उद्देश्य था। धार्मिकता और नैतिकता का विकास वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में और मध्यकाल में भी रहा। मुस्लिम काल में मुस्लिमों में शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य था।
कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा पर भी ध्यान देना था, चरित्र निर्माण करना था। इस तरह जो मध्यकालीन शिक्षा थी, इसके ये उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप की। तो जैसे कि वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती थी, उपनयन संस्कार के द्वारा, विद्यारंभ संस्कार प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो कि परिवार में होती थी, और उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरुआत होती थी उसमें। इसी तरह मध्यकाल में भी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी, और मकतब है या दरगाह हैं, खानकाह हैं, इसमें शिक्षा दी जाती थी। और मकतब में प्रवेश करने के समय जैसे कि वैदिक काल में उपनयन, बौद्ध काल में प्रवज्या संस्कार था, उसी प्रकार मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह खानी संस्कार भी होता था। और ये संस्कार भी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब ये संस्कार होता था। इसमें भी बालक को नए वस्त्र पहनाए जाते थे, सभी घर के लोग एकत्र होते थे और मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़वाते थे और बच्चा उनको दोहराता था। अगर वो बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब सिर्फ केवल उसको बिस्मिल्लाह ही कह देना होता था। तो इस तरह ये बिस्मिल्लाह संस्कार से उस बालक की शिक्षा आरंभ हो जाती थी, जो कि मकतब में उसकी शिक्षा थी। इसके बाद मदरसा में उसको प्रवेश मिलता था। मदरसा का अर्थ है दरस। दरस का मतलब है जिससे कि भाषण देना। ये अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि मदरसा में भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और ये उन स्थानों को जहाँ भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में जो है मदरसे आधुनिक महाविद्यालयों के समान ही उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मकतब में शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र मदरसे में प्रवेश कर लेता था, और मदरसे बड़े बड़े राजधानी, मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे, जैसे कि आगरा है, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, सियालकोट के मदरसे शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम की। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है, इसकी अवधि जो उच्च शिक्षा की अवधि है 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की थी। इसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। जिस तरह की वैदिक काल में परा और अपरा शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह मध्यकाल में भी लौकिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को अरबी, फारसी, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषय का ज्ञान कराया जाता था। और मदरसों में वास्तुकला, चित्रकला और संगीत की भी उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की। तो धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें याद करनी होती थी और उनका आलोचनात्मक अध्ययन करना होता था। इसके अलावा उनको सूफी सिद्धांत और इस्लामी इतिहास, कानून, सिद्धांतों का भी अध्ययन करना होता था। तो इस तरह पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, गणित, खगोल शास्त्र वगैरह सभी विषयों की और वास्तुकला की और शिल्पकला की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा की शिक्षण विधियों की। तो जैसे कि वैदिक काल में शिक्षण विधियों में मौखिक शिक्षा थी, मौखिक शिक्षण विधि थी, वाद विवाद थी, प्रश्नोत्तर विधि थी। उसी प्रकार बौद्ध काल में भी तर्क, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि थी। और वैसे ही उसी प्रकार मध्यकाल में भी शिक्षण विधियाँ जो थी व्याख्यान विधि थी, जैसे कि लेक्चर मेथड जिसको आज बोलते हैं, तो व्याख्यान विधि थी। स्मरण और पुनरावृत्ति थी। बच्चे को कुरान की आयतें रटाई जाती थी और बार बार दोहरवाई जाती थी। और टेक्स्ट बुक बेस्ड एजुकेशन थी, पुस्तक पर आधारित शिक्षा थी। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में शिक्षक और अनुशासन की। तो जैसे कि वैदिक काल में
शिक्षक को गुरु कहा जाता था, बौद्ध काल में शिक्षक को भिक्षु कहा जाता था और मध्यकाल में मौलवी या उलेमा कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षार्थी को शिष्य कहा जाता था, बौद्ध काल में भिक्षुक कहा जाता था और इसमें भी जो है उसमें बच्चा जो है वो शिक्षार्थी कहा जाता था। अब इस समय भी धार्मिक अनुशासन बहुत कठोर था। छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था थी, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी। तो वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल, इसमें उद्देश्य भी लगभग सभी सामान्य हैं। बस सिर्फ सभी तीनों कालों का मुख्य उद्देश्य था अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपनी भाषा में शिक्षा देना। जैसे कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा से माध्यम थी, बौद्ध काल में पाली भाषा माध्यम थी और मध्यकाल में अरबी और फारसी भाषा शिक्षा का माध्यम थी और अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो अब हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की, यानी कि कैसे। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो आधार था, बौद्ध कालीन शिक्षा का जो आधार था, मध्यकालीन शिक्षा का आधार था, वो सब था ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था आत्मज्ञान की प्राप्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना और नैतिकता की शिक्षा देना। नैतिकता से संबंधित है करुणा से परिपूर्ण मानव से सेवा से संबंधित है। और मध्यकाल में था कि धार्मिक और प्रशासनिक उद्देश्य थे शिक्षा के। अब हम बात करते हैं शिक्षा के जो केंद्र थे। तो वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था, मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था विहार, मठ, संघ और मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र थे मकतब और मदरसा। हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो वैदिक काल में पाठ्यक्रम था वेद, उपनिषद और बौद्ध काल में था त्रिपिटक और दर्शन शास्त्र और मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम था कुरान और फारसी का अध्ययन करना, कुरान की आयतें रटना, कुरान को पठन करना। अब बात करते हैं कि इन तीनों कालों में शिक्षण विधियाँ कौन सी थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में शिक्षण विधि मौखिक थी, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। गुरु जो हैं ले जाते थे उनको, कभी वनों में ले जाते थे तो वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा देते थे। बौद्ध काल में भी शिक्षा जो थी वो वाद विवाद थी, वो बौद्ध धर्म दर्शन पर आधारित थी। उसमें बौद्ध के उपदेशों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, वाद विवाद किया जाता था। और मध्यकाल में जो शिक्षा थी वो व्याख्यान के द्वारा शिक्षा, लेक्चर के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करते हैं फीस की। क्या शिक्षण शुल्क होता था? तो वैदिक काल में भी शिक्षा निःशुल्क थी, बौद्ध काल में भी शिक्षा निःशुल्क थी और मध्यकाल में जो शिक्षा है इसको राज्य सहायता मिलती थी, जबकि वैदिक काल में राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा सीमित ही थी, क्योंकि गुरुकुलों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं मिल पाता था। कोई अपने जो धनी वर्ग थे या सम्मानित वर्ग के लोग अपने घर में ही गुरु को बुला करके अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करवाते थे। तो गिने चुने लोग थे, जैसे गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, इस तरह के जो विदुषी महिलाएं हुई हैं उनको शिक्षा मिली है, प्राप्त हुई है। और वैदिक काल में जो भाषा थी वो संस्कृत थी, बौद्ध काल में भाषा पाली थी और मध्यकाल में भाषा अरबी फारसी थी। हम बात करते हैं बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की। तो बौद्ध मठ विहार जो थे वहाँ पर भी भिक्षुणियाँ होती थीं
जहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन इस तरह के स्त्री शिक्षा के लिए जो मठ होते थे बहुत ही सीमित थे और वहाँ पर भी कई अव्यवस्था के कारण फिर उनकी भी शिक्षा का प्रचार नहीं हो सका। वही चीज़ मध्यकाल में भी है। पर्दा प्रथा के कारण बेटियां बड़ी हो जाने पर कोई उनको घर के बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजता था। घर पर ही बड़े बड़े राजघराने की जो बेटियां बहुएं होती थीं उनको घर पर ही शिक्षित कराया जाता था। जो शिक्षा का माध्यम था वैदिक काल में संस्कृत थी, बौद्ध काल में पाली भाषा थी और मध्यकाल में अरबी भाषा थी, अरबी और फारसी थी। अब हम बात करते हैं कि क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या है तीनों काल की शिक्षा का। तो वैदिक काल की जो शिक्षा है इसने आध्यात्मिकता पर और चरित्र निर्माण पर बहुत जोर दिया है और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ध्यान दिया है। उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा ने भी सभी मनुष्यों में समानता, तर्क और करुणा को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उनके जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो उनको कंठस्थ करना होता था और उसी को अपने आचरण में लाना होता था। जबकि मध्यकालीन शिक्षा ने धार्मिक और प्रशासनिक ज़रूरतों को तो पूरा किया, लेकिन ये धार्मिक प्रचार प्रसार हुआ, प्रशासनिक आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए उस समय बड़ी बड़ी इमारतें भी बनवाई गईं, वास्तुकला से संबंधित भी प्रयास किया गया। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि इन तीनों शिक्षा प्रणालियों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नींव को बहुत मजबूत किया और आधुनिक शिक्षा के प्रणाली के विकास में इन्हीं तीनों शिक्षा प्रणालियों का बहुत योगदान है। जैसे कि वैदिक काल की जो शिक्षा है उसके उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य हैं जो हमारे आज की शिक्षा के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि वो, क्योंकि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी हमारे छात्र को पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करती है और स्वयं के बारे में नहीं बल्कि सर्वोपरि सर्व सुख समान के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस आधार पर वो शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करती है। वैदिक कालीन शिक्षा में जो आदर्शवादिता के गुण हैं वो आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में उनको अपनाया जा रहा है। वैदिक कालीन शिक्षा में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों के विकास पर जोर दिया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक थे जिसको कि आज भी हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में उनका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की कि जो हमारे वर्तमान समय में बौद्धकालीन शिक्षा का जो स्थान है इसको भी हम लोग, जैसे कि बौद्धकालीन शिक्षा में जो प्रशासन था सभी को शिक्षा के समान अवसर मिले थे। बौद्धकालीन में भी शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक थे। तो इसका हमारी आज जो वर्तमान प्रासंगिकता है बौद्धकालीन शिक्षा का उपयोग हम बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा में खेल कूद और शारीरिक व्यायाम को भी अपनाया गया। इसी प्रकार मध्यकालीन शिक्षा जो है इसमें भी हम जो उस समय धर्म प्रसार की व्यवस्था होती, जो वास्तुकला वगैरह, जो वास्तुकला है, शिल्पकला है और सैनिकों का प्रशिक्षण की बात है, वो सब मध्यकाल की शिक्षा में थी। तो आज हम जो है मध्यकालीन शिक्षा का भी हमारे वर्तमान युग में उसकी बहुत प्रासंगिकता है, क्योंकि नियमित आर्थिक सहायता की शुरुआत इसी से हुई। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था और छात्रवृत्तियों की शुरुआत भी मध्यकालीन शिक्षा में हुई। शिक्षा के विभिन्न स्तरों और वर्गों का विभाजन हुआ। कला, कौशल और व्यवसाय को शिक्षा की भी विशेष व्यवस्था हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा का परोक्ष योगदान भी माना जाता है। प्रत्यक्ष तो योगदान है ही और बहुत सा परोक्ष योगदान भी है। हमारी भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली में
मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में इन तीनों काल की शिक्षा का योगदान को मानते हैं और विकास का भी यही क्रम है कि उपयोगी को अपनाया जाए और जो उपयोगी ना हो उसको हम छोड़ दें और जो उपयोगी हो उसकी हम निरंतर खोज करें। थैंक यू।